नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 12 अप्रैल 2022 है। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूके के रिलेशनशिप के बारे में। फिर बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डिसहार्मनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी के साथ, गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है उसको जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। फिर कोविड वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और चाइना का जो लॉकडाउन है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर है इजराइल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया। इसी के साथ जो दूसरा प्रश्न मैंने आपको पूछा था G20 के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके भी आंसर्स मुझे पढ़ने को मिले। आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन दिस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इंडिया एंड द यूके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। द हिंदू का ये आर्टिकल है। हम जानते हैं कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। खास करके जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे रेजोल्यूशंस को रखे गए और कुछ देशों ने इनका विरोध किया है। कुछ देशों ने, जैसे कि भारत, तो एब्सटेन रहा है और 90 जितने देश हैं जिन्होंने इन रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया है। तो वी कैन क्लियरली से कि दुनिया जो है वो आज डिवाइडेड हो चुकी है और बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि रीडिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बात आती है इंडिया और यूके की। भारत की जो पोजीशन है ये काफ़ी स्पॉटलाइट पर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस में वोटिंग ही नहीं किया, भारत एब्सटेन रहा और इसके पीछे जो रीजंस है आप सब जानते हैं। हमने कई बार इनको डिस्कस भी किए हैं, तो उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। वी नो के हमारे देश में बहुत सारे देशों के डिप्लोमेट्स यहाँ पर आए। इसका लिस्ट भी हमने देखा था, जैसे कि यूएसए के डिप्लोमेट यहाँ पर आए थे। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है एलिजाबेथ ट्रूस। ये यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। 31 मार्च को वो भारत की यात्रा पर आए थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने ये कहा कि न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया और लंदन यानी कि यूके के बीच में और ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो होने चाहिए और ज़्यादा नए लेवल पर रिलेशन को ले जाने की ज़रूरत है। मिस ट्रूस जो हैं उनकी मुलाकात एस जयशंकर साहब के साथ भी हुई और उन्होंने जो एक इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। अब ये जो यूक्रेन वाला इश्यू चल रहा है और इसमें इंडिया का जो स्टैंड है, यूके का स्टैंड, आप जानते होंगे कि जो बोरिस जॉनसन है उनकी मुलाकात वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई। वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए कि वो दोनों चल कर जा रहे हैं एक्सेट्रा। और यूके ने सैंक्शंस भी लगाया है रशिया पर और काफ़ी नाराज़ भी हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मीन्स यूक्रेन रशिया का जो इश्यू चल रहा है वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन इंडिया और यूके के जो रिलेशनशिप हैं ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है, यानी कि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं। और 4 मई 2021 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की गई। ये लास्ट ईयर की बात है और उस टाइम पर एक 2030 रोड मैप फॉर इंडिया यूके रिलेशनशिप जो है इसको भी तय किया गया। इसके क्या गोल्स हैं इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। मिस ट्रूस एम्फेसाइज्ड काउंटरिंग रशियन एग्रेशन। जब वो यहाँ पर भारत आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि जो रशिया का एग्रेशन है उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का जो एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है मॉस्को पर, फॉर एग्जांपल भारत की बात करें तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक हद तक उन पर डिपेंडेंट हैं। यूरोपियन देशों की बात करें तो गैस और ऑयल को लेकर बहुत सारे देश जो हैं वो रशिया पर डिपेंडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कम करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डेमोक्रेसीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इसमें इंडिया आ गया, तो ऐसे बहुत सारे देश जो हैं, ग्लोबल लीडर्स जो हैं, वो मिलकर रशिया का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा एक प्रस्ताव उन्होंने भारत के सामने रखा है, लेकिन भारत का जो स्टैंड है जैसा था वैसा ही रहा है। भारत जो है वो रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ना नहीं चाहता। यूक्रेन के खिलाफ हमारी कोई ऐसी खास नफरत नहीं है,
लेकिन मैंने कई बार ये कहा है और ये बात भी हकीकत है कि भारत एब्स्टेन इसलिए रहा क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप बैठकर सारी चीज़ें देख रहा है। भारत जो है वो एब्स्टेन इसलिए रहा क्योंकि भारत दोनों पार्टीज रशिया और यूक्रेन, और जब मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप इसमें नेटो को भी ऐड कर सकते हैं। तो भारत इन दोनों के बीच में रहना चाहता है और भारत ये चाहता है कि यूक्रेन और रशिया जो हैं वो मिलकर बातचीत कर ले और बातचीत के माध्यम से चीज़ें जो हैं उनको सॉर्ट आउट करें, और इमीडिएट सीज फायर के बारे में भी भारत ने कई बार बात बताई है। अब इंडिया और ब्रिटेन जो हैं वो इंडो पैसिफिक के इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। दोनों ने इंडो पैसिफिक के इम्पोर्टेंस को कई बार दोहराया है। ब्रिटेन भी इंडो पैसिफिक का एक स्टेक होल्डर है, कैसे वो भी हम देखेंगे। कुछ देशों के नाम आपके साथ मैं शेयर करूंगा, विल टॉक अबाउट इट। फॉर नाउ जस्ट होल्ड दिस थॉट कि इंडिया और ब्रिटेन के लिए इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यू नो इट वेरी वेल। क्वाड के हम मेंबर हैं, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो हमने जिसकी वजह से हम क्वाड के मेंबर बने, दैट इज ऑफ कोर्स के इंडियन ओशन जो है वो इंडिया जो है वो इंडियन ओशन का एक लिटोरल स्टेट है, यानी कि बॉर्डर शेयर करते हैं हम इंडियन ओशन के साथ। तो दिस मेक्स इंडो पैसिफिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ब्रिटेन ने यह कहा है कि इंडिया और ब्रिटेन जब इंडो पैसिफिक में मिलकर काम करेंगे तो बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत सारी जनरेट होगी, और इसी के साथ साथ ये पूरा रीजन जो है इसमें सिक्योरिटी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ मैरीटाइम डोमेन जो है इसमें दोनों देश मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं और कोऑपरेशन करना भी चाहते हैं। भारत का जो इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव है यूके उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार है, और इसी के साथ साथ जो साउथ ईस्ट रीजन है इसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी यूके जो है वो काम करने के लिए तैयार है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है 2021 में HMS क्वीन एलिजाबेथ, उनकी जो एक बड़ी शिप है, तो इस शिप ने और उनका जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है नेवी का, तो इसने बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद यूके की जो नेवी है उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की। और सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जो है वो आसियान, यानी कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया का जो एक एसोसिएशन है, तो ये तीनों देश उसके मेंबर हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भारत के साथ एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने इन तीन देशों के साथ एक्सरसाइज की। तो पूरे रीजन के लिए, खास करके साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी ये इंडिया और यूके की जो पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2015 में इंडिया और यूके ने डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की स्थापना की, और यूके ने यह कहा है कि इंडिया जो है ये एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूके का जब इंडो पैसिफिक की बात आती है, इन टर्म्स ऑफ बोथ मार्केट शेयर एंड डिफेंस। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो यूके के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि यूके स्टेक होल्डर कैसे हैं इंडो पैसिफिक में, तो बहुत सारे देशों में यूके की नेवल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि ओमान, सिंगापुर, बहरीन, केन्या, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरीज़ हैं यूके की, तो यहाँ पर भी उनकी नेवल फैसिलिटीज़ हैं। और नेवल फैसिलिटीज़ के साथ साथ अब दोनों देश जो हैं वो डिफेंस रिलेटेड ट्रेड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी एक दो दिन पहले ही फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने एक इम्पोर्टेंट खबर को कवर किया था कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये एंड ऑफ दिस अप्रैल भारत की यात्रा पर आएंगे, और इस यात्रा के दौरान डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में भी बातचीत होगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यूके करना चाहता है, डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करना चाहता है ताकि दोनों देश मिलकर डिफेंस के प्रोडक्ट्स को भारत में बना सकें। इसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। न्यू जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया जाएगा, और यूके जो है उनका पहला स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग जो है उन्होंने भारत के साथ स्टार्ट करने की बात बताई है, जिसमें मिनिस्ट्रियल लेवल की समिट होगी, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उसको लेकर दोनों देश मिलकर
काम करेंगे। इसी के साथ यूके ने 70 मिलियन पाउंड्स का एक इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। और भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सोलर पावर को इस पूरे क्षेत्र में डेवलप करने के लिए यूके जो है वो 70 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जनवरी 2022 की बात करें तो इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत की। इंडिया और यूके जो हैं ये 5th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, और 32 ऐसे सेशंस उन्होंने कवर किए हैं, 26 पॉलिसी एरियाज को कवर किया है। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरिम डील को लेकर एक अलग से वीडियो बनाया है, और उसमें मैंने समझाया है कि इंटरिम डील जो है या फिर अर्ली हार्वेस्ट डील जो होती है उसका क्या मतलब होता है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अर्ली हार्वेस्ट डील के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। द रीज़न इज़ कि अब इंडिया बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। ये जो अर्ली हार्वेस्ट डील या फिर इंटरिम ट्रेड डील वाला जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो है, उसके बाद मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका वीडियो भी बनाया है, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे यूएई के साथ जो हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील है उससे भी इम्पोर्टेंट ये ऑस्ट्रेलिया वाली डील क्यों है और क्या मेन रीज़न है, ये चीज़ें मैंने समझाई है। ऑफ कोर्स वो वीडियो अवेलेबल है, तो 2 वीडियोस हैं। आई विल रिकमेंड कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले जो 2 वीडियोस हैं आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अर्ली हार्वेस्ट डील के बारे में पता चल जाए और इंडिया की जो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी पता चल जाए कि भारत जो है वो अलग अलग देशों के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करना चाहता है। तो अब एक अर्ली हार्वेस्ट डील जो है वो साइन की जाएगी, और बहुत ही बेसिक चीज़ में अगर आप बता दूं तो अर्ली हार्वेस्ट डील जो होती है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने का एक रास्ता होता है। पहले अर्ली हार्वेस्ट डील की जाती है या फिर इंटरिम ट्रेड डील की जाती है, और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ दोनों देश आगे बढ़ते हैं। भारत चाहता है कि हमारी फिशरीज, फार्मा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इसी के साथ जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स आ गए, कपड़े आ गए, तो ये सारी चीज़ें हम कम ड्यूटी या फिर कम इंपोर्ट टैक्स यूके इसके ऊपर लगाए, ताकि हम ज़्यादा चीज़ें ये यूके को बेच सकें। और यूके भी अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो भारत में ऑफकोर्स बेचना चाहता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, कार्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। फॉर ब्रिटेन, ए सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ एन free trade agreement with India would provide a boost to its global Britain ambition. ग्लोबल ब्रिटेन एम्बिशन जो है वो यूके का ब्रेग्जिट के बाद तय किया गया एक इकोनॉमिकल प्लान है, जिसमें वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपना ट्रेड इंक्रीज करना चाहता है। और जैसे मैंने आपको बताया, एंड ऑफ द अप्रैल बोरिस जॉनसन जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे। इससे पहले COP26 की जो मीटिंग 2021 में हुई थी, तो उस टाइम पर बोरिस जॉनसन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बीच में एक मीटिंग हुई थी, एक समिट हुई थी, और उसमें इंडिया यूके क्लाइमेट पार्टनरशिप पर दोनों नेताओं ने फोकस किया था। जो मैंने आपको 2030 का रोड मैप का लक्ष्य के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसका मेन एम। तो इसका एम ये है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है इसका आंकड़ा जो है वो डबल हो जाए बाय 2030। तो ये एक लक्ष्य लेकर दोनों देश जो है वो आगे चल रहे हैं, और इसको लेकर जो लेगेसी इश्यूज हैं, जो पुराने इश्यूज हैं ट्रेड को लेकर, ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों देश तैयार हैं। और नई नई जो सनराइज सेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, मार्केट रेगुलेशन, फिर सस्टेनेबल एंड ग्रीन फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हो रही है। और वी नो इट वेरी वेल कि कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के बीच में एक पार्टनरशिप हुई, और कैसे कोविशील्ड वैक्सीन्स का प्रोडक्शन जो है वो भारत में किया गया, और हमारे देश में तो इसका इस्तेमाल हुआ है। इसी के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों में इन वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। वो बात अलग है कि हाल ही में WHO ने एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है इस चीज़ के ऊपर, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया है, और एक वार्निंग दी है कि क्योंकि SII की यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसमें कुछ अपग्रेडेशन SII नहीं कर पाया है, तो इसको लेकर WHO ने एक रेड फ्लैग दिया है। बट एनीवे, कोविशील्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि यूके और इंडिया की कंपनीज जब भी एक दूसरे के साथ काम करती हैं तो
आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने की क्षमता दोनों देशों की कंपनीज में है। तो ये था एक होलिस्टिक डिस्कशन ऑन इंडिया यूके टाइज, और ऑफ कोर्स जो मेन बड़े बड़े पॉइंट्स हैं और जनरली जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आने वाली जो मीटिंग है, समिट है, बोरिस जॉनसन साहब जब भारत आएंगे और उस टाइम पर जो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी, उन्हीं चीज़ों पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। और ये एक प्रकार की कर्टेन रेजर डिस्कशन है कि जो मीटिंग होगी उससे पहले कौन कौन सी चीज़ें दोनों देश डिस्कस करेंगे, तो उन चीज़ों के ऊपर हमने यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है। होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। कॉस्ट ऑफ डिसहार्मनी, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति जिसको हम कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति जो है वो धीरे धीरे यूरोप और यूरोप के बाद अमेरिका में स्प्रेड हुई। फिर फैक्ट्रीज की स्थापना हुई, खेती बाड़ी पर जो डिपेंडेंस था वो धीरे धीरे कम हो गया, लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत सेवाएं भी स्टार्ट हुई, सर्विस सेक्टर भी एक्सपांड होने लगा, लेकिन प्रिडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी एक्सपांड हुआ। तो पहले कैसा था कि राजा महाराजाओं का समय था, मोनार्की थी, और उस टाइम पर टैक्स प्रथा जिस प्रकार से थी और जिस प्रकार से आपको सोसाइटी का एक जो निर्माण था वो पुरानी सिस्टम पर बेस्ड था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी। इकोनॉमिक अरेंजमेंट में बदलाव आए, तो फिर यही बदलाव जो है वो हमें पॉलिटी में भी देखने को मिले। डेमोक्रेसीज का स्थापना हुई, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों में एक बदलाव हमें देखने को मिला। तो गवर्नेंस जो है उसका मेन गोल, जो नई नई डेमोक्रेसीज या फिर नए नए देशों की स्थापना होने लगी, तो गवर्नेंस जो है उसका गोल भी चेंज हुआ। आज के ज़माने के लिए भी जो गवर्नेंस का जो मेन रोल है वो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो सामाजिक एक विजन है, सामाजिक एक जो चीज़ समाज चाहता है, तो समाज की जो एक अपेक्षाएं हैं और एस्पिरेशंस हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अलग अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट जो अलग अलग समाज या फिर एक देश चाहता है, तो उसके बीच में एक तालमेल रहे। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश की है। मोडस विवेंडी, यानी कि व्यक्तियों, संस्थाओं, देशों आदि के बीच बिना असहमति के साथ मिलकर काम करने के लिए की गई व्यवस्था, इसको कहते हैं मोडस विवेंडी। तो जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन यही चाहता है कि इकोनॉमिक और सोशल विजन जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस लेकर चले। इट्स लाइक ये दोनों पहिए हैं एक ही हॉर्स कार्ट के, कि अगर दो में से एक पहिया जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हॉर्स कार्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, घोड़ा गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, इज़न्ट इट। अब किसी भी देश में अगर आप देखेंगे, और खास करके भारत की बात करें, भारत के पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं तो काफ़ी डाइवर्स हमारा इतिहास रहा है, और आज भी हमारा देश काफ़ी डाइवर्स है। तो अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं, भाषाएं अलग हैं, भाषा के बारे में हम कल ही बात कर रहे थे, फूड अलग हैं, क्लोथिंग अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग हैं, ये डाइवर्सिटी जो है ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब कुछ न्यूज़ आइटम्स हमें ऐसी पढ़ने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि एक प्रकार से एक देश में, हमारे देश में या फिर दुनिया के दूसरे देशों में, फ्रांस में भी अभी इलेक्शंस का माहौल था, दूसरे देशों में भी ये चीज़ आपको नोटिस मीन्स आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेंड चल रहा है, एक लहर चल रही है कि सारी चीज़ें जो है वो यूनिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, कि एक ही कल्चर हो, एक ही बिलीफ हो, एक ही भाषा हो, एक ही खाना पीने की आइटम्स हो, एक ही प्रकार के लोग कपड़े पहने, कौन से कपड़े नहीं पहनने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू जो कर्नाटका वाला इश्यू था उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो वो स्कूल और उन सारी चीज़ों की मैटर अलग है, हम इन जनरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो सोसाइटी जो है वो मोनोलिथिक नहीं होती है, राइट, वो हमेशा डाइवर्स ही होती है। और ये डाइवर्सिटी जो है वो किसी भी देश की, किसी भी समाज की एक प्रकार की शक्ति होती है। हमारे देश का ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं
हमारे देश की जो इकोनॉमी है इसको कई बार कहते हैं कि ये फेस्टिवल ड्रिवन इकोनॉमी है। फेस्टिवल ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई तो आ गई दिवाली। तो दिवाली हिंदुओं का जो त्योहार है ये आया तो फटाके, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बिकेगी, कपड़े खरीदेंगे, स्वीट्स खरीदेंगे, एक्सेट्रा। तो इकोनॉमी जो है वो फिर से पीक पर आ जाएगी। फिर दिवाली खत्म हुई, उसके बाद लोगों ने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए तो धीरे धीरे फिर इकोनॉमी डाउन आएगी। तब आएगी ईद। तो ईद आएगी तो अगेन लोग जो हैं वो मिठाई खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर से जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा। उसके बाद ईद ख़त्म होती है तो कुछ समय के बाद क्रिसमस आ जाती है, न्यू ईयर, फिर से सेलिब्रेशंस और सारी चीज़ें, तो फिर से इकोनॉमी। तो ये दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली इकोनॉमी पर होती है। तो इकोनॉमी को जब भी एक स्लो डाउन मिलता है तो त्यौहार आते हैं और उसको बूस्ट देकर चले जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन के लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ऐसे देशों को, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूके की बात करें, तो वहाँ पर दिवाली और ईद तो इतने लेवल पर नहीं मनाई जाती जितने हमारे देश में मनाई जाती है। या फिर फ्रांस, जर्मनी, यूएसए ले लीजिए आप। तो वहाँ पर जो भी 3-4 त्यौहार हैं उनके बड़े बड़े, तो यही त्योहारों के मौके पर खास करके सबसे बड़ा है क्रिसमस। तो क्रिसमस सेल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हमारे देश के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये अलग अलग ट्रेडिशंस एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करे, यही हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक अच्छी बात है। और इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए गवर्नेंस को, कि अगर कोई पर्टिकुलर राज्य में कोई सरकार जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं मोनोलिथिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हैं। सिलोज में अगर हम चाहें कि हमारे देश में कम्युनिटी आइलैंड्स बन जाए, लेट्स से कि हिंदूज जो हैं वो सिर्फ हिंदूज के ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, मुस्लिम्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स के खरीदेंगे, क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिश्चियंस के खरीदेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे इकोनॉमी या फिर समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें कोई किसी की भी जीत नहीं होती है, इसमें समाज और सोसाइटी और देश की ही हार होती है। तो ये डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हुए गवर्नेंस जो हैं उनको आज की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए ये मेक श्योर करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मोडस विवेंडी अचीव करना चाहते हैं उसको हम और ज़्यादा सपोर्ट करें, और एक जो को एग्जिस्टेंस का एनवायरनमेंट जो है उसको हम हमेशा सपोर्ट करते रहें, ताकि इकोनॉमिकली और सोशली हमारा देश, हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ता रहे। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि देखिए, दरारें जो एक बार क्रिएट हो जाती हैं तो उसको सीमेंट करने में या फिर उनको भरने में बहुत वक्त लग जाता है। तो वी एज यंगस्टर्स, एज एजुकेटेड लोग, हमें समझना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है, ये दरारें जो हैं वो क्यों क्रिएट करवाई जा रही हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कई बार कहते हैं कि हमारे देश में टॉलरेंस शब्द का यूज़ होता है। अब टॉलरेंस शब्द जो है, उसके टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है फिर भी मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। नज़रअंदाज या फिर मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, चलो कोई बात नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ जब होती है तब टॉलरेंस की बात आती है। अगर हम रियलिटी में हमारी सोसाइटी को देखें तो हम टॉलरेंस शब्द हमारे लिए परफेक्ट फिट नहीं बैठता है। हमारे देश के इतिहास को अगर हम समझें तो एक्सेप्टेंस जो है, दिस इज द राइट वर्ड। ये टॉलरेंस से ऊपर का एक लेवल है। एक्सेप्टेंस यानी कि मुझसे कोई चीज़ अलग है, मेरा जो कल्चर है, मेरी जो बिलीफ है, मेरे जो कपड़े पहनता हूँ, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये जो भी है उससे अलग अगर कोई कम्युनिटी का है तो आई एम नॉट जस्ट टॉलरेटिंग इट, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है, उनका ये तरीका है, मेरा ये तरीका है। तो ये एक एक्सेप्टेंस की जो भावना है उसको हमें इम्बाइब करने की ज़रूरत है। टॉलरेंस इज अगेन, जैसे मैंने आपको समझाया, ये थोड़ा नेगेटिव शेड इसमें आता है, एक्सेप्टेंस में नेगेटिविटी नहीं है। पाकिस्तान इंटरनल क्राइसिस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। वी नो के पाकिस्तान में मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रही हैं और काफ़ी सारे बदलाव भी हुए। अब भारत को अगर पाकिस्तान के साथ डील करना है तो हमें सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है। ये
राजा मोहन साहब ने लिखा है, जो जियोपॉलिटिक्स पर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो बदलाव हो रहे हैं, तो ये जियोपॉलिटिकली भी इसकी काफ़ी इम्पैक्ट होगी। और ऐसा समय पर जब पाकिस्तान जो है वो एक इम्पोर्टेंट रीजनल पीस है पावर प्ले का, यूएसए अभी तक सपोर्ट करते आया है, अब चाइना कर रहा है, और चाइना और रशिया की एक प्रकार की टीम बन चुकी है, तो रशिया भी चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए की तरफ ना जाए। ऐसा नहीं है कि वो रशिया की तरफ रहे, लेकिन एटलीस्ट यूएसए की टीम में ना चला जाए, वो तो रशिया डेफिनेटली चाहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया भी है, तो रशिया जो है वो पाकिस्तान को अपने पास रखकर इंडिया से दूरी नहीं करेगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए की टीम में चला जाए। अब इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख लीजिए, तो ये रहा एशिया का मैप, और यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान को देखें तो कैन सी के ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब ईरान, वाया ईरान तो यूएसए जो है वो अफगानिस्तान की मदद नहीं कर सकता। फिर इस क्षेत्र में भी उनका इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी इतना दूर नहीं है, चाइना के साथ एक सीपीईसी है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो पाकिस्तान का तो डेफिनेटली है ही। और ये जो इंटरनल बैटल्स चल रही है पाकिस्तान में, इसकी इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी, जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो है उसमें भी हमें देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है पाकिस्तान के सामने, दैट इज इकोनॉमिकल इश्यूज, राइट। ये नंबर वन चीज होगी। ऑफ कोर्स भारत उनकी हाई प्रायोरिटी नहीं होगी नई सरकार की, वो सबसे पहले तो इकोनॉमी को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर इश्यू है, दुरंद लाइन पर जो टेररिज्म आता जाता रहता है, तालिबान एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ जो मिडल ईस्ट है, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, इन सारे देशों के साथ मेजर एक्टर्स जो हैं, तो इनके साथ अपने रिलेशनशिप को रीबैलेंस करने की कोशिश जो है वो नई सरकार करेगी। तो ये तीन उनकी बड़ी प्रायोरिटीज होगी। इसी के साथ साथ यूएसए और यूरोप एक तरफ हो चुके हैं, चाइना और रशिया एक तरफ हो चुका है, तो इसमें भी ये टग ऑफ वॉर में पाकिस्तान कहीं पर बीच में है। और पाकिस्तान जो है ये ग्रेट पावर, दोनों ये और ये ग्रेट पावर्स के बीच में एक बैलेंस रख पाना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे समय में पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें कर पाएगा, या फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में बात करें तो नंबर वन एक है कि जो पाकिस्तान में जो एक पुराना पाकिस्तान था, ओल्ड पाकिस्तान, जिसमें आर्मी ही सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रही थी, आज भी ऐसा ही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो उमर जावेद बाजवा हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उनके और इमरान खान के बीच में इश्यूज हुआ। ये फैज़ हामिद को आर्मी जो आईएसआई है उनके चीफ बनाने को लेकर इमरान खान जो है वो राज़ी नहीं थे, और ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि वो फैज़ हामिद जो है वो फिर उमर जावेद बाजवा जो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी जगह पर फैज़ हामिद को वो आर्मी का चीफ बनाना चाहते थे। उमर जावेद बाजवा जो हैं वो उनको आईएसआई में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो है वो इमरान खान और आर्मी चीफ के बीच में इश्यू हुआ, और बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो ओपनली इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसी चीज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिली थी। दिस इटसेल्फ इज़ अ यूनिक थिंग कि रिटायर्ड आर्मी के लोग जो हैं वो सरकार के मीन्स प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ जो हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक बदलाव देखने को मिला है, अभी तक ऐसा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता था। नंबर टू, an important precondition for democratic stability in developing society is the need for elite consensus on the rules of political contestation and the distribution of economic benefits। जो elite consensus है, यानी कि आर्मी और गवर्नमेंट की बात करें, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो elite consensus में ये आता है कि ये दोनों के बीच में एक कंसेंसस हो, एक तालमेल हो, कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आम जनता तक पहुँचे, आम आवाम तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है। आर्मी कुछ और चाहती है, सरकार जो है वो कुछ और चाहती है। और अब जो नई सरकार है वो आईएमएफ के पास जाएगी, इकोनॉमी को रिपेयर करने की कोशिश करेगी, लेकिन इमरान खान जो हैं वो अपोजिशन में बैठकर भी एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मीन्स एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं फॉर द न्यू गवर्नमेंट, बिकॉज वी नो के उनको आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और जो नई सरकार है उनकी टाइज आर्मी के साथ स्मूथ रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ इमरान खान ने नई सरकार को और आर्मी को ये बता दिया है कि फॉरेन इंपोर्ट्स हैं, यानी कि यूएसए जो हैं उन्होंने ही इमरान खान को मुझे निकाला है, यानी कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि यूएसए ने मुझे निकाला है, और आर्मी के साथ आर्मी जो है वो यूएसए को सपोर्ट कर रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा। तो ये इश्यूज जो हैं वो भी चलते रहेंगे। विनो के चाइना और रशिया के बारे में जो हमने बात की, तो पाकिस्तान जो है वो यूएसए से नज़दीक रहें या फिर चाइना रशिया से नज़दीक रहें,
तो इसको लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर चाइना रशिया के साथ नज़दीक रहा पाकिस्तान, तो यूएसए और दूसरे नेटो देश जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मीन्स प्रेशर क्रिएट करेंगे, और यूएसए के नज़दीक रहा तो चाइना और रशिया प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ऑफ कोर्स पाकिस्तान। तो इंडिया को ये चीज़ समझनी होगी, राइट। सिर्फ बायलैटरल, जो स्टार्टिंग का पॉइंट हमने देखा कि सिर्फ बायलैटरल भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को देखकर नहीं, पाकिस्तान में इंटरनली क्या चीज़ें चल रही हैं और जियोपॉलिटिकल क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान के सामने हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को देखकर भारत को पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को या तो डेवलप या फिर उस प्रकार से कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। वेइंग द चॉइसेस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। प्रिकॉशनरी डोज या फिर बूस्टर डोज जो है 18 ईयर प्लस के लिए ओपन हो चुका है, हमें खरीदना है इसको। ऑफ कोर्स इसमें डिस्काउंट है, लेकिन अगेन इट्स गोइंग टू बी ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव। और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस ये है कि अगर आपने लेट्स से कोवैक्सीन लिया है तो आपका थर्ड डोज भी कोवैक्सीन ही होना चाहिए, 9 मंथ का गैप होना चाहिए। और इसके पीछे जो कोवैक्सीन जिन्होंने ली है वो कोवैक्सीन, जिन्होंने कोविशील्ड लिया है वो कोविशील्ड। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो यंग पॉपुलेशन में ब्लड क्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर कोई प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार ने हमारे सामने नहीं रखी है। लेकिन वी नो के पेंडेमिक इज़ नॉट ओवर येट, राइट। कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि नए वेरिएंट से वो इम्यून है। इसराइल उन देशों में था जिन्होंने सबसे स्टार्टिंग में अपनी जनरल 90% प्लस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया था, लेकिन इसराइल जो है उसमें भी नए कोविड के केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं, और हमारे देश में भी हैं। चाइना के लॉकडाउन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, एक्सेट्रा। तो नए नए वेरिएंट्स जो हैं उनका चैलेंज तो डेफिनेटली है ही। बट ये जो वैक्सीन को लेकर डिफरेंट वैक्सीन या फिर मिक्स एंड मैच हम कहते हैं, क्या ये बेटर है कि आपने 2 कोविशील्ड ली हैं और 1 कोवैक्सीन ले ले, या फिर कोई और वैक्सीन ले ले बूस्टर डोज के तौर पर, तो क्या ये बेटर ऑप्शन है? इसको लेकर कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन सरकार ने शेयर नहीं की, तो ये करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो अब कोविशील्ड नहीं लेकिन कोवावैक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी SII की, तो इसको अपग्रेड नहीं किया। तो इसकी वजह से WHO ने एक्सपोर्ट पर एक पॉज लगा दिया है, तो कोवावैक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो अब चैलेंज ये आएगा कि अगर लेट्स से मैंने और आपने कोविशील्ड ली है, तो अब कोविशील्ड का हम बूस्टर डोज लेने के लिए जाएंगे, और लेट्स से भारत की 30-40% पॉपुलेशन जाएगी, तो क्या इतना स्टॉक हमारे पास है? अगर नहीं है तो इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर भारत सरकार को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ थोड़े और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि एग्जैक्टली हमें पता चले कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर बूस्टर डोज, और कैसे पूरी पॉपुलेशन को बूस्टर डोज से कवर किया जाएगा। कैन चाइना रियली गेट ऑफ द जीरो कोविड टाइगर? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शंघाई की पॉपुलेशन कुछ 25 मिलियन है, और एक लंबा लॉकडाउन यहाँ पर लग चुका है। एक पुडोंग नाम का जो एरिया है ईस्टर्न शंघाई में, तो 4 दिनों का लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया था मार्च में, फिर इसको अप्रैल में एक्सटेंड करके पूरे शहर में लगाया गया है। और शंघाई में कुछ 25,000 केसेस हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। मेजोरिटी ये एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। चाइना के सबसे ज़्यादा केसेस 2019 के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और चाइना ने ये कहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन तभी हटाया जाएगा जब 14 डेज तक, यानी कि एक फोर्टनाइट या फिर 2 हफ्तों तक अगर कोई भी पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिला, तब तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। तो शंघाई के लोग जो हैं वो एक लंबे समय के लिए लॉकडाउन में रहेंगे, ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि आज 25,000 जितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसको जीरो करना यानी कि इट्स गोइंग टू टेक टाइम। चाइना और हांगकांग जो है ये जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। कॉर्गी नाम की एक ब्रीड है डॉग की, तो हेल्थ वर्कर्स जो हैं ये कॉर्गी डॉग्स को मार रहे हैं। You'll be surprised कि I'll tell you one example। एक व्यक्ति के साथ कैसा हुआ कि उसको कोविड डिटेक्ट हुआ, तो फिर उसको क्वारंटीन सेंटर में, सेंट्रल क्वारंटीन सेंटर जो होते हैं वहाँ के, तो वहाँ पर भेजा गया। और फिर ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोविड वर्कर्स, वो उस व्यक्ति के घर में गए, उस बेचारे का जो डॉग था उस डॉग को मार दिया। जो बैट जैसा एक जो होता है वो स्टिक लेकर उस कुत्ते को मीन्स मारने लगे और उसकी हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारे डॉग्स को वहाँ पर मारा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं।
और जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं उनको ना तो कोई इतनी खास फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो चीज़ें इतनी अच्छी भी वहाँ पर नहीं है। ग्रोसरी स्टोर जो हैं वो खाली पड़े हैं, ना तो लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। किसी ने ट्वीट किया था या फिर कोई सोशल मीडिया पर लिखा था कि वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, अच्छे हैं आपके लिए, एसेंशियल्स फॉर यू एक्सेट्रा। तो किसी ने रिप्लाई कहा कि हाँ, चाइना में तो ये अवेलेबल, शंघाई में तो ये अवेलेबल ही नहीं है वेजिटेबल्स, मीन्स खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्सा होने लगे हैं। और एक टाइम था कि जब सरकार कुछ भी करती थी तो लोग चुपचाप बैठते थे। आज थोड़ा माहौल चेंज हुआ है, लोग जो हैं वो अपनी भड़ास जो है वो सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। चाइना के बारे में वी नो कि कैसे चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग के टाइम पर चाइना ने जब कोविड का आउटब्रेक हुआ तो वो क्रिटिक्स जो हैं वो डिसअपियर होने लगे। वहाँ के एक डॉक्टर थे, वो उनकी भी मृत्यु हो गई। उनको कैसे गिरफ्तार किया गया था, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग की आपको शायद याद होगी। और यूएसए और दूसरे देश कहते थे, मीन्स ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप बिगड़े क्यों। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये कोविड कहाँ से आया है, इसका एक एनालिसिस किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि पता तो चले एग्जैक्टली कहाँ से आया है। और इसको लेकर चाइना जो है वो काफ़ी भड़क गया और फिर रिलेशनशिप जो है वो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत ही नेगेटिव होते जाए। तो हार्वर्ड ऐश सेंटर स्टडी 2020 और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चाइना डेटा लैब 2020, ये कुछ ऐसी रेटिंग्स आई, कुछ अच्छी रेटिंग्स आई, पॉजिटिव रेटिंग्स आई चाइना की तरफ। तो चाइना जो है वो काफ़ी ऐसा खुश हो गया, हैप्पी हो गया कि देखिए हमारे देश में तो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है, हम दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उनको वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर केसेस आ रहे हैं तो चाइना की जो वैक्सीन है इसकी लो एफिकेसी के बारे में भी बात आ रही है। उनकी जो सिनोवैक है तो इसकी 50.4% ही एफिकेसी है। अब कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल तब मिलता है जब वो 50% से ज़्यादा इसकी अगर एफिकेसी है तो जस्ट 50.4 है और ये वैक्सीन दे दी। फिर सिनोफार्मा है तो 79%, कैन सिनो है तो इसकी 66%। इसी के साथ अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की वैक्सीन को देखें तो 95%, 89%, 62 to 90% जितनी एफिकेसी है। और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे जेन वेनहोंग, तो उन्होंने कहा कि अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को गद्दार या फिर ट्रेटर का टैग दिया गया, लोग उनको नफरत करने लगे। ये सारी जो हवाएं फैलने लगी, सरकार ने एक प्रकार से उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चाइना में चल रही है। और mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें चाइना थोड़ा पीछे है। और सिंगापुर में तो ये कहते हैं कि चाइनीज़ वैक्सीन अगर आपने लिए तो 3 डोजेस लिए हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 डोजेस ऑफ वेस्टर्न वैक्सीन, के वेस्टर्न वैक्सीन के 2 डोजेस आर इक्वल टू 3 डोजेस ऑफ चाइना की वैक्सीन। तो इतनी ख़राब वैक्सीन है या फिर इतनी अच्छी वैक्सीन नहीं है, फिर भी चाइना जो है वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लेकर पकड़ कर चल रहा है। और अब वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं सरकार पर। लेकिन जहाँ तक हमें चाइना के बारे में पता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कारपेट के नीचे चली जाएगी, क्योंकि इसी साल उनकी एक बहुत बड़ी CPC की एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। बट एनीवे, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। और जो मैंने प्रश्न जो पूछा उसका तो आंसर मैंने दे दिया। ये नया प्रश्न है आपके लिए, इट्स अबाउट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है यूनेस्को का, वो कब मिला था, कौन से साल पर मिला था? ये आपके लिए आज का इजी प्रश्न है। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।